साथियों, जय विज्ञान जय संविधान। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले एवं उनकी सहयोगी माता फातिमा शेख जयंती सप्ताह समारोह के सुअवसर पर इस जयंती सप्ताह समारोह की शुरुआत दिनांक 2 जनवरी 2022 को कन्या भ्रूण हत्या निषेध एवं बालिका संरक्षण विषय पर सेमिनार के साथ शुरू की गई। यह सेमिनार बहराइच के बक्सीपुरा मोहल्ला नारायण हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत की गई। सेमिनार की अध्यक्षता बदलाव संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर पवन जी ने, मुख्य अतिथि पूर्व डीआईजी एवं वर्तमान में सूचना आयुक्त अरुणाचल प्रदेश मैडम सोनम युड्रान रही। सेमिनार में बालिकाओं एवं महिलाओं की बहुत ही ज्यादा उपस्थिति रही। सेमिनार को सोशल वर्कर मिस्टर राजीव पटेल, डीएचओ आयुष फोरम बहराइच जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना यादव, डीएचओ आयुष फोरम देवीपाटन मंडल अध्यक्ष डॉक्टर शोभा वर्मा तथा क्वांटम एजुकेशन अध्यक्ष देवीपाटन मंडल माननीय नरेंद्र प्रसाद मौर्य जी ने संबोधित किया। इसके अलावा इंटर कॉलेज के प्रवक्ता माननीय आर मुखर्जी, माननीय आरडी गौतम, माननीय शोभाराम भास्कर, माननीय मिश्री लाल जी, अंकिता राज मौर्य, विश्वनाथ मौर्य, आरपी कौशल, बदलाव के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तथा प्रधान संघ श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष एडवोकेट एम.आर. मौर्य जी, माननीय रमेश सिंह चौहान, बदलाव के राष्ट्रीय एडिटर माननीय कमलेश कुमार मौर्य जी, कामिनी विश्वकर्मा तथा बदलाव के सह संस्थापक डॉक्टर अमरनाथ विश्वकर्मा जी, सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक आरपी बौद्ध, रामावत सिंह ठेकेदार जी। इस मौके पर बदलाव संस्था द्वारा संचालित क्वांटम एजुकेशन की स्कॉलर माननीय पुष्पा जी की उपस्थिति भी रही। जब कन्या भ्रूण हत्या की बात हो रही हो तो हमें इसके विषय में जानकारी रखना भी आवश्यक है। कन्या भ्रूण हत्या या कन्याओं की सुरक्षा संरक्षण पर कब से और किन परिस्थितियों में कार्य शुरू हुआ, ये जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। माना कि ब्रिटिश शासन इस देश के लिए एक अभिशाप था। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे प्रताड़ने, बहुत सारे कष्ट इस देश को झेलना पड़ा ब्रिटिश राज में। लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें हुई हैं जिसका हमें श्रेय अंग्रेजों को देना ही होगा। और बालिका संरक्षण का श्रेय पुनः एक बार अंग्रेजों को जाता है। सबसे पहले अंग्रेजों ने ही बालिकाओं को, बालिका शिशुओं की सुरक्षा और संरक्षण की बात की 1870 में। उस समय अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्निक नहीं थी, ऐसी पद्धति नहीं थी कि गर्भ के अंदर आप बालिका शिशुओं की पहचान करें, बालिका भ्रूण की पहचान कर लें। जब बच्चे पैदा होते थे उस समय हमारी देश की सभ्य जनता इस असभ्यता पर उतर जाती थी कि लड़की जो बालिका शिशु है उनकी हत्या करती थी। इसके विरुद्ध अंग्रेजों ने कानून बनाए जो इस प्रकार है। कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1870 में 8वें अधिसूची के द्वारा ब्रिटिश सरकार में पारित एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य था कन्या शिशुओं की हत्या को रोकना। यह अधिनियम शुरू में केवल अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों एवं पंजाब क्षेत्र में लागू किया गया था, लेकिन इस अधिनियम के मुताबिक
तत्काल गवर्नर जनरल अपने विवेक के अनुसार ब्रिटिश राज्य शासित किसी अन्य प्रदेश या राज्यों में भी जारी कर सकते थे, इसको लागू कर सकते थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल के इस अधिनियम को 18 मार्च 1870 को बनाया गया तथा इसको 20 मार्च 1870 को इस देश में लागू किया गया। ब्रिटिश उपनिवेशवादी अधिकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में कन्या शिशु की हत्या की घटनाओं को समाप्त करने के लिए ईसाई मिशनरियों तथा बहुत सारे सामाजिक सुधारक कार्यक्रमों के दबाव में ऐसे अधिनियम को कानून के रूप में इसको लागू किया। ब्रिटिश भारत के कुछ हिस्सों में कन्या शिशुओं की आमतौर पर हत्या की जाती थी और ये हिस्से थे अवध, उत्तर पश्चिमी राज्य तथा पंजाब के काफी सारे हिस्से। इस अधिनियम को इन्हीं सारे क्षेत्रों में सबसे पहले लागू किया गया। 2001 के जनगणना के हिसाब से प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं या लड़कियां थीं, जो 1901 के जनगणना के हिसाब से प्रति 1000 पुरुषों पर 972 लड़कियां थीं। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि ये संख्या लगभग 39 यानी 39 100 साल बीतते बीतते घट गई। महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति ये उदासीनता ही ये कारण थी जिससे ऐसे विधेयक, ऐसे कानून को पारित किया जाए। आज ये कहना सर्वथा उचित होगा कि आज के परिवेश में देवी दुख और दिक्कत में है। उसे उस सभ्य समाज से खुद के अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है जो उसे पूजता है। पाखंडी और आडंबरी समाज अपनी जननी को ही जड़ों से उखाड़ फेंकने पर आमादा है। बेटी के नाम पर 100 कस्में खाने वाले उसे ऐसी पीड़ा दे रहे हैं, उसको पराई कहने वाले कभी उसको हृदय से स्वीकार ही नहीं किया। दुखद पहलू यह है कि बेटी का शोषण की शुरुआत हमारे घर से शुरू होती है और समाज में फैल जाती है। मानवता के दरिंदे तो लड़की के जन्म लेने से पहले ही उसकी हत्या करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बालिका बचाओ और सशक्तिकरण विषय पर चर्चाएं और सेमिनार तो बहुत होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बेटियां आज भी बेचारी हैं। हमने उन्हें अबला बनाया है और संबल कभी नहीं दिया है। बच्चियों के खान पान से लेकर के शिक्षा और कार्य में उनसे भेदभाव होना हमारे समाज की परंपरा बन गई है। दुखद यह है कि इस परंपरा के वाहक अशिक्षित व निम्न मध्यम वर्ग नहीं बल्कि उच्च शिक्षित समाज में भी इस परंपरा के बोझ को, इस परंपरा की अर्थी को ढो रहा है। कितना शर्मनाक है कि पूरे देश में कई माँ बाप अभी तक बेटी को शिक्षित करने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्हें घुट घुट कर घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। घर से शुरू होने वाला यह शोषण बाद में इस शोषण की बेटियां इतनी आदी हो जाती हैं कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को परिवार में हंसकर सहती हैं। यह वास्तव में विडंबना है कि हमारे देश में सबसे समृद्ध राज्य पंजाब, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर लिंगानुपात बहुत ही विपरीत है। भारत ने पहली बार बेहतर लिंगानुपात के साथ विकसित देशों की लीग में प्रवेश किया है। ये जानकारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में सामने आई है, यानी NHFS के असेसमेंट में, जो कि 5वां असेसमेंट हुआ है अभी,
इसमें सामने आई है। बता दें कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2019 और 21 के हालिया सर्वेक्षण में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं को दिखाया गया है। साथ ही ये पहली बार हुआ है जब महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक हुई हैं। इसके अलावा बताए गए सर्वेक्षण के मुताबिक 1000 से अधिक का लिंगानुपात अनिवार्य रूप से विकसित देशों में ही देखा जाता है। कई मायनों में यह NHFS यानी फैमिली हेल्थ सर्वे का सर्वेक्षण हमें धोखा देता प्रतीत होता है। भारत में अब भी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं नहीं हैं। इस बात पर हम जोर दे रहे हैं कि ये सर्वेक्षण हमें धोखा दे रहा है। इससे सावधान होने की आवश्यकता है। लगातार पिछले 3 दशकों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए NHFS 5वें सर्वेक्षण के आंकड़ों में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर दिखाई दे सकती है। 5वें चरण के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NHFS 5 के मुताबिक भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 पहुंच गई है। ऐसा उत्साहजनक आंकड़ा अब तक के सभी पुराने 4 NHFS के सर्वे तक के रिपोर्ट में कभी दर्ज नहीं किया गया। इसके बावजूद यह उत्साह का विषय नहीं है, क्योंकि लिंगानुपात के मुद्दे पर काम करने वाले एक्सपर्ट यह मानते हैं कि NHFS के आंकड़े लिंगानुपात की सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं। लिंगानुपात मामले यानी सेक्स रेशियो के जानकार बताते हैं कि NHFS रिपोर्ट के आधार पर लिंगानुपात का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। इन आंकड़ों पर ही सवाल है। जनगणना में लिंगानुपात के आंकड़े ही स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी पूरी की पूरी जनगणना, क्योंकि इसमें हम समूची आबादी की गिनती करते हैं और फिर अनुपात निकालते हैं। वहीं NHFS में विशिष्ट उम्र वर्ग के महिलाओं की ही गणना की जाती है। NHFS एक तरफ झुका हुआ सर्वे है, यह पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं है। राज्यों के ही लिंगानुपात आंकड़ों को देखें, जहां सर्वे का आकार बहुत ही कम है। हमें जनगणना के नए आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए। तब तक निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते जब तक कि पूरी जनगणना एक साथ नहीं हो जाती है। बहरहाल 2011 के मुताबिक लिंगानुपात पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर 933 महिलाओं का है। अब तक NHFS की 5 रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। पहली रिपोर्ट 1992, दूसरी रिपोर्ट 1998-99, तीसरी रिपोर्ट 2005-06, चौथी रिपोर्ट 2015-16 और अभी तत्काल हालिया 2019 और 21 की जारी की गई है। पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी PCPNDT अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा पारित एक संघीय कानून बनाया गया। इस अधिनियम में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PNDT एक्ट 1996 के तहत 1996 के तहत जन्म से पूर्व लिंग की जांच पर पाबंदी है, पूर्णतः पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन को 3 से 5 साल की सजा तथा 10 से 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक आनुवांशिक परामर्श केंद्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला, आनुवांशिक क्लिनिक, परामर्श देने वाले या प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन करने में लगे हुए
जैसे कि गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन की संभावनाओं के साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम के दायरे में आते हैं और इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है कि ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ये पीसीपीएनडीटी एक्ट के 57 की धारा 1994 में अधिनियमित हुई, जिसकी शुरुआत 1996 से 1996 से की गई। इसमें संशोधन 2003 में किया गया। इस प्रकार यह केवल सरकार की ही नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। सभी लोगों को सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है, वरना मानव जाति की इस भीषण त्रासदी से उबरने में बहुत देर हो जाएगी। इसी बात की गंभीरता को ध्यान में रखकर दिनांक 2 जनवरी से शुरू हो रहे माता सावित्रीबाई फुले एवं माता फातिमा शेख जयंती सप्ताह समारोह की शुरुआत कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिकाओं को बचाने की मुहिम से किया गया और इससे उचित कोई समय नहीं हो सकता जिसमें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले तथा माता फातिमा शेख को एक हम श्रद्धांजलि दें और उनके याद में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिससे कि लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और उनकी महत्ता को समझें। इसी के साथ जय विज्ञान, जय संविधान।